जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। क्या इमरान रियाज खान साहब भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन पहली खबर जो कल से गर्म है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने ये मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि जनाब आप अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। अब इस वक्त जो उनका ये मुतालबा आया है उस पर बहुत सारे लोग हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो पहले भी किया जाता रहा, 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, उस वक्त तो कोई इस्तीफे का मुतालबा नहीं आया। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि जनाब इलेक्शन की डेट देना तो आपका ताल्लुक ही नहीं है उससे। और फिर उन्होंने अमेरिका के सफीर से मुलाकात की, बरतानिया की सफीर से मुलाकात की, लेकिन सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं की। उस वक्त तो कोई इस्तीफे का मुतालबा नहीं आया कहीं से भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जाएं आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें, उनसे बात करें और फिर हमें तारीख दें। तो ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कहता रहा कि सदर मुमलिकत का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो डेट ही नहीं दे सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुशावरत करके वो फिर डेट वगैरह सामने आ गई। अब जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो उन्होंने एतराज़ात वगैरह उठाए हैं, जो वकला तंजीमों ने एतराज़ात उठाए हैं, उनमें बहुत सारे वैलिड एतराज़ात हैं। कहा जा सकता है कि जनाब हल्का बंदियों के हवाले से लोगों के एतराज़ात वगैरह हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर अचानक उनके इस्तीफे का मुतालबा करना, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जनाब अभी आप क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं, पहले भी तो ये मुतालबा किया जा सकता था। लेकिन क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी होंगे? अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। उनके मुस्ताफी होने से क्या इलेक्शन शेड्यूल में कोई फर्क पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बिल्कुल वाजे कर दिया कि इलेक्शन टाइम पे ही होगा, 8 फरवरी को होगा। हाँ, इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा, जिस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इतराजात किए हैं, कुछ चीजें उठाई हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको देख के लगता है कि इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन इसमें वो फेयरनेस हमें नजर नहीं आ रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, उनसे कागजात नामजदगी मुबैना तौर पर छीने जा रहे हैं। जी हाँ जी, ये दावा किया गया, ये खबर आई सामने, उमैर नियाजी साहब के वालिद ने बाकायदा एक वीडियो बना के बताया कि वो कागजात नामजदगी लेकर रिटर्निंग अफसर के ऑफिस से बाहर निकले तो मुकामी डीएसपी ने कागजात उनसे छीन लिए और फिर उन्होंने रिटर्निंग अफसर को भी कहा कि जनाब डीएसपी ने मुझसे कागजात छीने, उमैर नियाजी साहब के कागजात थे, नामजदगी थे जो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी इतलात हैं। सिर्फ यहां पे नहीं, बहुत सारे घरों में छापे पड़े हैं। कल से मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए जाएं। इसी तरह उनकी ख्वातीन जो जेलों में हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, दीगर जो लोग उनके जेलों में हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। और इस चीज का जिक्र कल के व्लॉग के अंदर भी मैंने आपके साथ किया था। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, बहुत सारे उनको मसाइल का सामना है, इस हवाले से जुल्फी बुखारी साहब ने भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया। रिसेंटली एक FIR सामने आई है जिसमें पता चला है कि जी जुल्फी बुखारी साहब भी नामजद हैं 9 मई के हवाले से, और उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट की है और अपना ट्रैवल हिस्ट्री शो की है, अपना जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो शो की हैं। ये सामने आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो 12 दिन पहले ही 9 मई से वो मुल्क से जा चुके थे। 28 अप्रैल को वो इस्लामाबाद से निकले, 28 अप्रैल को वो UAE पहुंचे और फिर 30 अप्रैल को जनाब वो वहां से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उसकी मोर भी उन्होंने शेयर की है कि जनाब वो तो लंदन पहुंच चुके थे, हीथ्रो पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका नाम FIR में डाल दिया गया। और उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि जनाब ये जो मेरे ऊपर FIR की गई है ये बिल्कुल माइंडलेस किस्म की, बिल्कुल अनइंटेलिजेंट किस्म की FIR है और ये शो करता है कि किस तरीके से लोगों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इन द लास्ट पास्ट 48 आवर्स देयर हैज बीन ए न्यू वेव ऑफ अरेस्ट एंड स्नैचिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम PTI कैंडिडेट्स एंड वर्कर्स। इज दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेल एज ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? उन्होंने कहा कि क्या ये वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जो हम बेच रहे हैं और हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? जनाब लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, जिसका भी हमने पहले भी जिक्र किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो FIR मेरे ऊपर काटी गई है इसमें जो मेरा नाम डाला गया है 9 मई वाले वाकयात में, मैं तो मुल्क के अंदर ही नहीं था। और उन्होंने अपना वो ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो भी शेयर की है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो कह रहे थे कि जी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे,
उनमें एक अमजद नियाजी साहब भी हैं, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, फिर वो पुलिस की कस्टडी से अब अचानक उनकी वीडियो आई है और वो ये कह रहे हैं कि उनके कोई सेहत के मसाइल हैं, कोई मतलब बीमार हैं वो, और वो ठीक नहीं हैं और कुछ दीगर मसाइल हैं। और 9 मई की भी उन्होंने जो है मजम्मत वगैरह की और लिहाजा उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, अगले जो है वो इलेक्शंस के बाद वो अपना अगला कोई लाएमल बनाएंगे। इसी तरह MPH चौधरी इफ्तिखार गोंदल साहब की भी एक वीडियो आई है और उन्होंने भी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। गुजरात से जो कुछ लीडरान हैं 2, उनकी भी एक वीडियो आई, वो भी हमने देखा। एक और वीडियो लोधरा से आई, वो भी हमने देखा। तो ये सारे लोग जो है जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, अचानक सब लोग जो है इलेक्शन ना लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों अचानक इन लोगों ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और वो जो खबर मैंने आपसे शेयर की थी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक लीडर ने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे। उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम अपने मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। तो लगता है कोई इसी किस्म की स्ट्रेटेजी है, पर देखते हैं कि अभी कितने लोग और कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं या वो करवाने में उनको मुश्किलात होती हैं। इमरान खान साहब खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे, जी हाँ जी, उन्होंने खुद भी इलेक्शन लड़ना है। और इस हवाले से खबर यह है कि इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, मियांवाली से, लाहौर से और इस्लामाबाद से। जी हाँ जी, मियांवाली, लाहौर, इस्लामाबाद से उनके कवरिंग कैंडिडेट्स वगैरह भी फाइल होंगे, जो अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो उनकी जगह फिर कौन होगा वहां पे। लेकिन 3 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ये फैसला किया है। फिलहाल उनकी जमात ये बता रही है, बाकी उनके जो दीगर वकला साहिबान हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। शोएब शाहीन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे, उनका नाम सामने आ रहा है। शोएब शाहीन साहब ने कागजात नामजदगी भी ले लिए हैं। दीगर जो उनकी जो क्यादत है, जो वकला में से है, वो भी सारे कागजात नामजदगी वगैरह ले रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उमैर नियाजी साहब, जिनके कागजात नामजदगी उनके वालिद साहब जमा करवाने गए थे और उनसे वो छीन लिए थे DSP साहब ने, वो भी एक लॉयर हैं, आपको पता है, और खान साहब के लॉयर हैं। तो बहुत सारे वकला जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से अभी तक नहीं पता कि उन्होंने कागजात नामजदगी लिए हैं या नहीं लिए, लेकिन उनके हवाले से भी ये खबर है कि हो सकता है कि वो भी इलेक्शन लड़ें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक एक रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो JLM की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, अभी मेरे पास ये खबर आई है जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूं, तो मैंने ज्यादा कॉल्स वगैरह भी नहीं की हैं। उनके जो है भाई से भी मेरी बात नहीं हो सकी। चौधरी साहब खुद तो वो आपको पता है जेल में है, लेकिन उनके हवाले से खबर आ रही है कि वो JLM की 2 सीटों से, जो 2 हल्के हैं JLM के, वहां से वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। अच्छा, एक और खबर जो बड़ी गर्म हो रही है और लोग कह रहे थे बार बार कि इमरान रियाज खान साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं जहां तक मेरी इतलात है, मुझे नहीं लगता है कि इमरान रियाज खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अलबत्ता वो पहले से बहुत ज्यादा सेहतयाब हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आज उन्होंने लाहौर में वकला, वहां पे वो लाहौर बार में गए, वहां पे उन्होंने खिताब भी किया, वहां पे बहुत सारे वकील भी मौजूद थे, सहाफ़ी भी मौजूद थे। उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की, वकला से भी गुफ्तगू की, और इमरान की जो स्पीच सुन के यकीन कीजिए कि बड़ा वो मुझे अच्छा महसूस हुआ, इसलिए कि अगर आप इनको उस वक्त सुन लेते जब ये फौरन रिहा होके आए थे, जिस वक्त मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त इनको रिहा हुए गालिबन हफ्ता 1.5 हुआ था, और इनकी स्पीच जो है बहुत ज्यादा मुतासिर थी। वो बोल नहीं सकते थे, हकलाते थे, स्टटर करते थे, स्टमर करते थे, और अब वो जो बोल रहे हैं और जो उनकी हमने स्पीच सुनी है, आज जो मैंने उनके क्लिप्स वगैरह देखे, तो ये तकरीबन 97% बेहतरी है। अभी भी उनकी वो जो पहले जिस तरह थे उस तरह तो नहीं, कुछ जगहों पे लगता है कि वो थोड़ा सा, जिससे कहते हैं ना, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर है, और जिससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर माशाल्लाह उनकी स्पीच वगैरह बिल्कुल बेहतर, और बहुत जल्दी वो अपने व्लॉग्स वगैरह भी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ऑडियो लीक्स के हवाले से आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर समाअत हुई और वो सारा मुकदमा चला। डॉन न्यूज के अंदर उसकी पूरी तफसीली वो खबर है, जिसमें सारी तफसीलात हैं कि वहां पे क्या क्वेश्चन हुए। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि हुकूमत पता करवा के हमें बताए कि ये ऑडियो लीक किसने की, लतीफ कोसा साहब वाली, और सबसे पहले किसने सोशल मीडिया के ऊपर लीक की। फिर उन्होंने पैमरा से भी पूछा कि जनाब ये टीवी पे किस तरह चलती हैं। अच्छा, इस सारे मामले पे ये जो डॉन रिपोर्ट कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा कि इफ यू वांट टू मेक ए स्पेक्टिकल देन मेक इट
नाउ इट इज अप टू द फेडरल गवर्नमेंट हाउ दे वांट टू रन इट। मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसको बढ़ाएं। एडिंग दैट कोर्ट वुड अपॉइंट लोकल एंड इंटरनेशनल एडवाइजर्स इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर। उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है, अगर इसके ऊपर हुकूमत ने अब सही तरीके से कोई खुल के अपना मौकिफ सामने नहीं रखा, क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो फिर ठीक है, अगर इस मामले को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अदालत तो बैठी हुई है, इस मामले को देखेगी और इस पे मुकामी और इंटरनेशनल एडवाइजर जो हैं वो भी हम उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी वहां पे अदालत में ये बताया गया जो है हुकूमत की जानिब से कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हुकूमत की तरफ से उसको इजाजत नहीं है कि वो लोगों की कॉल्स को मॉनिटर करे या लोगों की कॉल्स को रिकॉर्ड करे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान इन्फॉर्म्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे दैट गवर्नमेंट हैड नॉट परमिटेड एनी इंटेलिजेंस एजेंसी टू टैप ऑडियो कन्वर्सेशंस। और इसमें और भी बहुत सारी वहां पे अदालत के अंदर बात होती रही, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वही ऑडियो लीक्स वाला। आपको पता है कि वो फिर पैमरा भी वहां पे गई हुई थी, पैमरा से भी पूछा गया, इस तरह की ऑडियो लीक आती है, सहाफी उसको ट्वीट करते हैं, फिर वो खबर आ जाती है टीवी के ऊपर, तो ये कोई नहीं बताता जनाब ये आई किधर से, उस सहाफी के पास कहां से आई। तो यही वो सारा मामला जज साहब भी पूछ रहे हैं, जनाब ये आती कहां से, ये किस जगह से लीक होती है, इसको पता चलाया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि माजी में प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी इस तरह की ऑडियोज वगैरह आती रही, वो हमने देखी, शहबाज शरीफ साहब की भी आई, उससे पहले इमरान खान साहब की भी आई, कहा गया कोई हैकर है वो इस तरह हैक कर लेते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और बताया जाए कि जनाब किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्या इसमें मसाइल हैं, कहां पे कोई ऐसा नुक्स है जिसकी वजह से फायदा उठाते हुए कोई हैकर या जो भी जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये मामला भी अदालत में चल रहा है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये मामला उठाया हुआ है। आपको पता है कि पहले एक ऑडियो कमीशन बना था जिसके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को सरबराह बनाया गया था। उस वक्त जस्टिस अता बंदयाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस थे और उसमें ये ऑडियो का सारा मामला आया था। वहां पे ये इसकी कार्रवाई भी शुरू हुई थी, लेकिन उस कमीशन की कार्रवाई को बंद कर दिया गया था। और हो सकता है कि अगर वो मामला उस वक्त आगे चलता तो यकीनन मोजेस जो चीफ जस्टिस साहब हैं मौजूदा और उस वक्त जो उस सरबराह बने थे उस कमीशन के, ऑडियो कमीशन के, उन्होंने भी ये पूछना था कि ये ऑडियोज आई कहां से, पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्या इस तरह ऑडियोज रिकॉर्ड हो सकती हैं। पर उस वक्त उस कमीशन की जो है वो कार्रवाई बंद कर दी गई थी। अच्छा जी, नून लीग के लिए पूरे मुल्क तो छोड़ें, लाहौर में भी जो सियासी मसाइल हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और लाहौर के अंदर जो इस वक्त मूड है ऑन ग्राउंड, तो ये सिचुएशन है कि नून लीग के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। इवन मियां साहब के लिए अपनी सीट जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमिर मतीन साहब ने कल अपने प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एक तजिया भी दिया, बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नून लीग के हल्के समझे जाते थे लाहौर के अंदर, या जो इस वक्त लाहौर का मूड है वो ऐसा है, लगता इस तरह है कि शरीफ खानदान अवॉइड कर रहा है, वो अंदरूने लाहौर नहीं जा रहे हैं। वहां पे लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग पूछेंगे, बहुत सारे मामलात सामने उठेंगे और उनको हो सकता है कि सुबकी का सामना करना पड़े, सियासी सुबकी का सामना करना पड़े। और लाहौर में जो जलसा किया गया उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट जितने लोग थे, इवन से जो सहाफी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब इस जलसे के अंदर बाहर से तो लोग आए हुए थे बड़ी तादाद में, जिसे आप कह सकते हैं कि अच्छा साइजेबल जलसा था, लेकिन मुकामी लोगों ने बिल्कुल उससे ताल्लुकी का इजहार किया। डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया, दीगर जगहों पे ये चीज भी रिपोर्ट हुई। तो नून लीग के लिए पूरे मुल्क को तो छोड़ दें, लाहौर के अंदर भी सियासी तौर पे बड़े मसाइल हैं और लाहौर जीतना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई एक बंदा बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारे सहाफी जो पंजाब की सियासत पे नजर रखते हैं, जो पंजाब की सियासत को समझते हैं, वो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि नून लीग के लिए इवन लाहौर जो है वो भी जीतना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। वो क्या अपने तासुर तो इस तरह दे रहे हैं कि जैसे अगली हुकूमत उनकी होगी, अगला वजीर आजम उनका होगा, लेकिन जमीनी हकायक इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते तो फिर तो उनको चाहिए कि वो आवाज उठाएं कि जनाब पीटीआई के किसी बंदे के भी कागजात नामजदगी ना रोके जाएं, जमा करवाने दिए जाएं सबको। इवन के सनम जावेद के अगर कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं और मरीम नवाज के मुकाबले में वो आती हैं पीपी 150 में, तो वहां पे भी वो उनको टफ टाइम देंगी, बड़ा जो है सख्त मुकाबला होगा उस हल्के के अंदर भी। बज़ाहिर यही लगता है कि नून लीग के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं पूरे पंजाब में। उनके लिए सीटें निकालना, उतनी सीटें निकालना कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर लें और अपनी हुकूमत बना लें, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, एक और जो मार्च हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, वो बलोच जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से मार्च हो रहा है। मीडिया में तो ज्यादा उसकी कवरेज नहीं हो रही है, सहाफी वगैरह ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ी बहुत उसकी बात होती है। आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में भी
भी कल शुरू में उसमें बात हुई, बाकी दीगर प्रोग्राम्स वगैरह में भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात हुई, ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत सारे लोग इसके हवाले से ट्वीट्स भी कर रहे हैं। इवन के मोना सलाई साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि व्हाट बलोचिस्तान हैज बीन फेसिंग फॉर ए व्हाइल हैज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने कहा कि जो बलोचिस्तान में हो रहा था अब पूरे मुल्क में वो फैलता जा रहा है। फिनोमेना रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड इन पंजाब as a Punjabi not only feel great sympathy towards fellow citizens from Balochistan but also regret for not speaking up for them before. We stand with you to end, आगे उन्होंने हैशटैग enforced disappearances। सो वो जो बलोच लॉन्ग मार्च हो रहा है, जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आ रहा है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के मामला जो पहले बलोचिस्तान से रिपोर्ट होते थे कि लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं, अब पंजाब के अंदर भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं और हम जो है पहले हमने कभी इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन इसके ऊपर बात होनी चाहिए और हम अपने बलोच भाइयों के साथ खड़े हैं। इसमें इशू ये है कि हम सबको पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी के भी आइनी और कानूनी हकूक जो हैं अगर उनको कोई सलब करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई दहशतगर्दी करता है, हाँ, उसको भी आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। किसी चीज को बहाना बना के ना दहशतगर्दी की इजाजत दी जा सकती है, ना किसी और चीज को बहाना बना के किसी के आइनी हकूक को छीनने की इजाजत दी जा सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर कोई भी शख्स जो है वो आइन तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, तो उसको आइन और कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी एक इशू है, वो भी उसको भी हम एक तरह से बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते। उसमें भी लोग मुलविस हैं। वो कौन लोग हैं? अगर वो अदालतों में जाते हैं, क्या अदालतें उनको सजाएं देती हैं या वहां से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं? ये चीजें भी देखने की जरूरत है। तो ये सारा निजाम जो है, इसके ऊपर जब तक हम एक संजीदगी से बहस नहीं करेंगे, संजीदगी से इसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर तो ये मामला चलते रहेंगे। आपको याद होगा कि माजी में बहुत सारे जो दहशतगर्दों को सजाएं हुई तो फिर पता चला कि सबको छोड़ दिया गया। तो वो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका हल निकालना है और आईनी और कानूनी हल निकालना है। या कोई शख्स आइन और कानून तोड़ता है तो उसका हल ये नहीं हो सकता कि जनाब मावराए आइन उसके साथ कोई सलूक किया जाए और कहा जाए कि इसके तमाम आईनी और कानूनी हकूक खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइन और कानून के तहत ही उसको सजा दी जा सकती है और उसको अदालत के सामने पेश किया जाए और फिर मेक श्योर किया जाए कि ये जो हमारा अदालती निजाम है, ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये इतना मजबूत है कि ये उन लोगों को सजाएं दे सके। ये ना हो कि वो साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाए और तमाम तर सबूत एकदम से गायब हो जाएं। तो ये भी एक देखने की जरूरत है। आप माजी में भी आप देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, उनको अदालतों में पेश किया जाता है और अचानक पता चलता है नहीं जनाब अब तो सब कुछ खत्म हो गया और वो बाइज्जत बरी होना शुरू हो गए। पहले कुछ और कहा जा रहा होता है, बाद में कुछ और कहा जा रहा होता है। तो ये एक ओवरऑल जब तक इसमें बेहतरी नहीं आएगी इस सिस्टम के अंदर, तब तक बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। पर एनीवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है। हर शख्स को पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, पाकिस्तान का कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है और बलूचिस्तान में जो लोग लापता हैं, जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, जो हालिया दिनों में आपको पता है अदालत में भी उस हवाले से हमारे जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, अब तो वो मुस्ताफी हो चुके हैं, सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी कुछ चीजें सामने रखी थी। तो इस मसले को हल करने की जरूरत है। संजीदगी से इस मसले को देखने की जरूरत है कि आखिर ये मसला क्या है, उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।